हेलो वेलकम बैक। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज आरएल सर्किट। हमने देखा कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज किस तरीके से सेम फेज में होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि प्योर इंडक्टर में करंट वोल्टेज में 90 डिग्री का लीडिंग लैगिंग होता है, प्योर कैपेसिटिव में 90 डिग्री का होता है। अब हम लेंगे मिक्सचर यानी आरएल सर्किट के अंदर उसका फेज एंगल कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। ये आरएल सर्किट स्टडी करने का मतलब है कि अगर आरएल सर्किट को अगर मैं करंट वोल्टेज अप्लाई करूं तो उसके बीच फेज एंगल कितना क्रिएट होगा, उस लोड का पावर फैक्टर कितना होगा, ये कैलकुलेट करना हमारा मेन टारगेट है। चलिए तो हम देखते हैं कि और फेजर भी ड्रॉ हो जाएगा, तो यहाँ फेजर ड्रॉ भी हम करना सीख जाएंगे। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है पहला वो है आज आरएल सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट इसका क्या मतलब है ये समझिएगा कि कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज में लगा हो। सपोज दैट मैं बात करूं मोटर की, मोटर के अंदर वाइंडिंग होते हैं और प्रैक्टिकली मोटर में वो प्योर रेजिस्टेंस जो है प्योर इंडक्टर नहीं होगा तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो गया, तो आरएल सर्किट हो गया ना। मोटर एक आरएल सर्किट है। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूँ आरएल सर्किट में रिस्पॉन्स देखना चाहूँगा तो सबसे पहले एक मैंने आर लिया और दूसरा यहाँ पे एल लिया। ओके, एक ऐसा लोड है और यहाँ पे मैंने क्या इम्प्लीमेंट करा, एसी, क्योंकि डीसी पे तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट बिहेव जैसा करेगा, है ना। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक एसी सोर्स लिया, यहाँ पे एसी अप्लाई किया। एसी सपोज दैट हो सकता है यहाँ पे अप्लाई मैं करूँ वीएम साइन ओमेगा टी, ये हम एसी है हमारा वीएम साइन ओमेगा टी। ऑब्वियसली ये इसका रेजिस्टेंस होगा, ये इसका इंडक्टर होगा। अब इसमें जब ये लूप क्लोज कंप्लीट करेगा तो इससे जाने वाला करंट क्या होगा, आई एस। ओके, या सोर्स करंट ले लेता हूँ और ये क्या है, वी एस, ये क्या होगा, सोर्स का वोल्टेज, सोर्स का वोल्टेज होगा। ओके, ये थोड़ा सा कर्व में आ गया, चलिए इसको सीधा कर देता हूँ, यहाँ पे ये आ गया। अब सोचिएगा कि आपसे बोलेगा कि बताइए इसका रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा। सबसे पहले करंट और वोल्टेज के बीच एंगल अपने को देखना है। लेकिन सपोज दैट कोई आपसे ये पूछता हो कि बताइए जो Vs होगा, वोल्टेज ऑफ सोर्स जो होगा, ये कितना होगा। हम डीसी के अंदर क्या देखते थे, ध्यान रखिएगा, डीसी में यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज अगर निकालना होता था, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। यहाँ अगर डीसी सप्लाई कर देता था, कोई बोलता था यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 5 है, तो हम तुरंत बोल देते थे कि यहाँ भी कितना वोल्ट होगा, 5, क्योंकि ये दोनों का मिला के इस सोर्स के बराबर होता था। क्यों डीसी के अंदर ऐसा बोला जाता था, वहां पे क्या होता था, अलजेब्रिक सम होता था, क्योंकि यहाँ भी 5 यहाँ पे 5, तो दोनों 10 वोल्ट होगा, यानी सप्लाई से 10 गया होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये सोर्स वोल्टेज Vs है और यहाँ का कोई वोल्टेज बोल दे Vr है और यहाँ का कोई वोल्टेज बोल दे VL है, तो क्या कोई आपसे पूछेगा Vs बराबर Vr प्लस VL कर दूं, तो बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। आपको क्यों सर, ये तो पहले से पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ से 10 भेजो तो 5 अगर यहाँ ड्रॉप है तो 5 श्योर वहाँ पे होगा, तभी तो KVL को फॉलो करेगा। लेकिन बात होती है एसी एनालिसिस के। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं और बहुत गड़बड़ करते हैं। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, यहाँ 10 वोल्ट, अगर यहाँ पे पूछ दिया कि यहाँ 10 वोल्ट ड्रॉप है, यहाँ बताइए कितना होगा अगर यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो तुरंत बच्चा 10 वोल्ट टिक लगा के आ जाता है। तो ये चीज़ों को समझना है कि ये एक्सप्रेशन सिंपल जो ये आपने निकाला, ये बिल्कुल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या करता, आपको सर तब फिर केवीएल तो लगा ही नहीं। अब देखिए होगा तो वही सम Vs इजकल टू VR प्लस VL होगा, लेकिन सब वेक्टर सम होगा। एसी के अंदर वेक्टर सम होता है, एसी के अंदर कौन सा होता है, वेक्टर सम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है हमेशा, यहाँ और कहीं भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एसी के अंदर वेक्टर सम होता है, कभी भी नॉर्मल सम, अलजेब्रिक सम नहीं होता। क्यों होता, हम फेजर यहाँ पे एक एक पॉइंट को दिखेंगे, अपने आप फेजर बता देगा कि हाँ ये जो वैल्यू निकलना था ये वोल्टेज का, इन दोनों का, यहाँ अगर 5 वोल्ट है, यहाँ अगर 10 वोल्ट है, तो यानी यहाँ का वोल्टेज तब कितना लगेगा, इसका मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, वो वोल्टेज यहाँ पे लगेगा, ना कि 10 5 15 लगा दिया। एसी में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, फेजर अभी बताएगा आपको। यहां तक क्लियर है चीजें। अब यही एसी के अंदर अब ये भी है, अब ये चीज हो गया। अब एसी इसलिए बोलता है कि एक्चुअली होता क्या है, यहां इस करंट और इस सप्लाई वोल्टेज के बीच
फेज एंगल क्रिएट हो जाता है। फेज एंगल मतलब करंट और वोल्टेज के बीच एंगल क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? करंट और वोल्टेज के बीच एंगल क्रिएट हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि फेज एंगल जो क्रिएट हो जा रहा है तो ये कभी भी नॉर्मल सम नहीं होता, वेक्टर सम होता है। अब यहां से अपने को निकालना टारगेट क्या होगा? फेज एंगल, नेक्स्ट पावर फैक्टर cos फाई, नेक्स्ट रिजल्टेंट वोल्टेज कितना चाहिए, है ना। ये सारी डाटा यहां से निकल जाएंगे इस टाइप के सर्किट से। चलिए मैं यहां पे आगे बढ़ता हूं कि क्या है ये देखना, फाइनल रिजल्ट में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। इसको रफ कर देता हूं मैं, एक बार इसको रफ कर देता हूं, है ना। चलिए अपने को फाइनल क्या चाहिए और क्या मिल रहा है ये भी ध्यान रखने की बात है। आइए यहाँ पे मैं कहूँगा, यहाँ पे अगर जब भी वोल्टेज होगा वो क्या होगा? वी आर रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टेज का वेक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, सबका वेक्टर सम होगा तभी निकलेगा आपका। और हम देखते हैं कि क्यों वेक्टर सम हो गया, ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। ओके चलिए, आरएल सर्किट जो है तो यहाँ पे आरएल सर्किट में देखिएगा, समझना है, ये करंट यहाँ से जाएगा, करंट यहाँ से जाएगा, करंट यहाँ से जाएगा। ओके, अब करंट जब जा रहा है तो अपने को क्या करना है? लूप लगाएंगे। अब देखो ये कैसा है? इट इज अ सीरीज सर्किट, टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है, सीरीज सर्किट। सो करंट इज सेम, सो current is same but voltage is different, but voltage is different in the element में वोल्टेज अलग अलग हो सकता है ना, बट करंट हमेशा सीरीज में क्या होगा? सेम। यहां से जो चलेगा, जो करंट यहां आएगा वही करंट यहां जाएगा, वही करंट यहां से गुजर के आएगा। ओके, ये इन चीजों का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई कहेगा वी आर कितना होगा? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आपको कि सर इसमें जाने वाला करंट, इसमें जाने वाला करंट और इसका प्रतिरोध, तो क्या होगा? आप वी आर कहोगे तो जाने वाला करंट आई एस है और उसका प्रतिरोध कितना है? आर। फर्स्ट वन पॉइंट। कोई कहेगा वी एल, इंडक्टर के क्रॉस भाई वोल्टेज बताओ, तो आप कहोगे सर इंडक्टर का रिएक्टेंस ले लो, इंडक्टर का रिएक्टेंस ले लो और इसके साथ करंट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा? यहाँ का वी एल, तो हम कहेंगे यहाँ का रिएक्टेंस और यहाँ का वोल्टेज, ये करंट यानी आई एस इंटू एक्स सी, आई एस इंटू एक्स एल, है ना, इंडक्टर है ना। और जब एंगल लेंगे तो इसमें जे लगाना पड़ेगा क्योंकि इंडक्टर के साथ जे रहता है हमेशा। ओके, जब VL की मैं बात करूं तो VL की जब बात होगी तो हम कहेंगे I इंटू जे ओमेगा एल, यानी I इंटू एक्सएल, I इंटू एक्सएल होगा तभी तो वोल्टेज देगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है? देखो इसका रिएक्टेंस अपोज जो करंट का करता है वो कौन करता है? एक्सएल करता है। कौन करता है जी? एक्सएल। कभी भी इंडक्टर का अपोज जो करंट का अपोज एल तो नहीं करता ना डायरेक्ट, इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये, है ना। अब इसी को लिखिए, जे कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। आपको पता है फेजर हमने पहले रखा है जे ऑपरेटर, ये है जे, तो जे का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। कोई बोले जे स्क्वायर का कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, जे का क्यू का कितना होता है? 270 डिग्री। और जे पे पावर 4 कितने का बराबर होता है? जे पे पावर 4 1 के बराबर होता है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रहे। और ये जे स्क्वायर किधर है? माइनस साइन में है। ये जे क्यू किधर की तरफ है? माइनस है, इसीलिए जे का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1, है ना, -1। जे क्यू का मतलब क्या होता है? माइनस जे, इधर प्लस जे है तो नीचे माइनस जे। ओके, जे ऑपरेटर होता है ये। चलिए अब मैं बात कर लूँ यहाँ पे, आई का मतलब है तो यहाँ क्या आ गया? ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल इंटू आई एस, और एंगल ऑफ कितना? 90 डिग्री, क्योंकि जे का मतलब होता है, जे का मतलब होता है एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये आपको हमेशा ध्यान रहे। ओके, जैसे हमने अभी जे ऑपरेटर में आपको कराया है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा 2 वोल्टेज आ गए, ये वोल्टेज आ गए। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं है, समझना है, बारीकी समझना है। वी आर इजकल टू आई एस इंटू आर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एंगल क्या है? 0। इसका मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात की जाए
प्योर रेजिस्टिव सर्किट में इस वोल्टेज और इस करंट के बीच एंगल कितना होता है 0 डिग्री। कितना होता है 0 डिग्री। क्यों, हमने पहले भी बोला प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच फेज एंगल जो होता है वो कितने का होता है 0 डिग्री। तो वही दिख रहा है ना, यहाँ देखिए कोई एंगल नहीं, इस करंट और इस वोल्टेज के बीच क्या है, कोई भी एंगल नहीं है ना। ये करंट जो ये वोल्टेज जो है अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो ये इस करंट और इस रेजिस्टेंस का गुणनफल है, लेकिन ये कितना से लीड लैग कर रहा है, कह रहा है हम 0 से लीड लैग कर रहे हैं क्योंकि कोई एंगल ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से वी आर वेक्टर के लिए अगर वेक्टर लगाओगे तो वी आर वेक्टर तो आई वेक्टर के टर्म में आ जाएगा, है ना। हमेशा समझना है कि वेक्टर की ही बात कर रहे हैं, वी एल की बात कर रहे हैं तो वेक्टर की टर्म की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये इंडक्टर का वोल्टेज और इंडक्टर से गुजर के जाने वाला करंट, ध्यान रखिएगा, इंडक्टर का वोल्टेज और इंडक्टर से होके गुजर के जाने वाला करंट आई एस, इनके बीच कितना एंगल है आई इंटू जे ओमेगा दिस यानी 90 डिग्री। इसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच, इसके वोल्टेज और इसके करंट के बीच जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। अब क्या एंगल कहता है, ये वोल्टेज कहता है हम तुम करंट से, ये वोल्टेज कहता है कि हम तुम करंट से 90 डिग्री, ये प्लस न है जी, ये कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। ये वोल्टेज कह रहा है हम इस तुम्हारे करंट से 90 डिग्री लीड कर रहे हैं, इसका मतलब इंडक्टर को वोल्टेज कह रहा है कि हम जो है 90 डिग्री लीड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है समझिए, हमेशा वो अब वोल्टेज कभी लीड करना और वोल्टेज कभी लैग करना हम वर्ड यूज नहीं करते, हमेशा ये कहते हैं कि करंट लीड कर रहा है या करंट लैग कर रहा है। इसका मतलब समझिएगा, अगर वोल्टेज इस करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, इसका मतलब ये करंट इस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। इतना तो क्लियर है ना, वोल्टेज इस करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, इसका मतलब एक चीज तो तय हो गया, करंट यानी आई एस लैग्स by voltage an angle of 90 डिग्री। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यानी वोल्टेज इस करंट से कह रहा है हम तुमसे 90 डिग्री लीड है। क्यों, क्योंकि इक्वेशन ऐसा मैथ तो होता है ना कि यहाँ जो है और यहाँ जो एलिमेंट है, इसका मतलब ये बराबर होता है जब ये 0 डिग्री होता है। अगर ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल चल रहा है तो ये कह रहा है हम जो है तुमसे, ये कह रहा है हम तुमसे 90 डिग्री पॉजिटिव चल रहे हैं। ओके, इसका मतलब करंट क्या चल रहा है 90 डिग्री लैग चल रहा है। अगर वोल्टेज को डिफरेंस मान लूं तो करंट क्या चल रहा है 90 डिग्री लैग चल रहा है, या फिर करंट से हमारा वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है। ओके, तो हमने देख लिया कि वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिलेशन है, इस वोल्टेज और इस करंट के बीच क्या रिलेशन देखने को मिला। अभी इंडिविजुअल निकाल रहा हूं, इस कंपोनेंट में क्या हो रहा है, इस कंपोनेंट में क्या हो रहा है, अब बाद में तो इसको ऐड करना है क्योंकि ये दोनों कंबाइन है ना। अब एक बार इंडिविजुअल देख लिया, अब रिजल्टेंट देखेंगे। अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट देखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने ये वैल्यू निकाल लिया। अब हमने क्या बोला कि करंट सेम है, जब दोनों एलिमेंट में करंट सेम है और वोल्टेज अलग अलग है, यहाँ का वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ का वोल्टेज कुछ और होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि फेजर ड्रॉ करना है, क्योंकि फेजर से ही पता चलेगा ये दोनों ऐड हो रहे हैं कि किस तरीके से ऐड हो रहे हैं, ये फेजर से पता चलेगा। 9 दोनों के लिए डिफरेंस किसको माने तो बेहतर है। देखिए करंट दोनों में सेम है ना, करंट इज सेम, करंट is same for the given सर्किट में क्या है, करंट सेम है। सो इन फेजर, अब हम फेजर बनाएंगे, इन फेजर वी टेकन इट एज अ रेफरेंस। ओके, एक रेफरेंस लेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, एक रेफरेंस लेंगे करंट को, तब फेजर बना के देखेंगे कि ये किस तरीके से ऐड हो रहा है। चलिए अब यहां पे देखता हूं मैं एक बार, फेजर ड्रॉ करना अपने को ना, नेक्स्ट टारगेट तो हमारे लिए क्या है, फेजर, ड्रॉ फेजर। फेजर में कहता है सबसे पहले, कभी फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले अपने को रेफरेंस लेना पड़ता है। अब रेफरेंस सर्किट को देख के लेते हैं तो आसान होता है। रेफरेंस चाहे तो आप वोल्टेज को ले सकते हो, चाहे तो करंट ले सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि करंट को लेना है। लेकिन अब हम देखते हैं आसानी होने के लिए कि दोनों में कॉमन क्या है। अगर पैरेलल सर्किट होता तो पैरेलल में वोल्टेज समान होता है तो वोल्टेज को रेफरेंस ले लेते हैं। लेकिन जब सीरीज सर्किट होता है तो यहाँ करंट दोनों में कॉमन होता है, जो करंट यहाँ से जा रहा है वही निकल रहा होगा, तो करंट को हम क्या ले देंगे, रेफरेंस, ताकि हमारा फेजर आसान हो। ओके, चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँ,
आई एस ले लिया हमने कॉमन, ये जो आई एस है यही आई एस है, इसको हमने लिया रेफरेंस, इसको क्या लिया रेफरेंस, हमने रेफरेंस ले लिया। अब देखो आई आर कहाँ जा रहा है, आई आर कह रहा हम उसी आर एस के फेज में, आई आर कह रहा आई आर वी आर सॉरी वी आर आई एस के फेज में है, क्योंकि एंगल क्या है 0 डिग्री। इसका मतलब अगर वी आर को बनाना हो, वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर देखना हो, तो वो हमेशा किसके फेज में जी, करंट के फेज में, क्योंकि हमको जानते हैं करंट और वोल्टेज सेम फेज में, क्योंकि यहाँ पे 0 फेज एंगल है। ओके, तो जब भी आपको बनाना होगा यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, एक वोल्टेज को वी आर यहाँ पे लिख दोगे। ओके, क्यों, क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, किसके केस में, इन केस ऑफ रजिस्टर। ये ले लिया मैंने। अब दूसरा मैं लेना चाहूँ फेजर में, कि अब इसका बताओ, दूसरे का फेजर निकालो। तो ये वोल्टेज VL कह रहा है हम इस IS से 90 डिग्री आगे चल रहे हैं, ये वोल्टेज VL कह रहा है हम इस IS से 90 डिग्री आगे चल रहे हैं। इसका मतलब VL का जो ग्राफ होगा ये 90 डिग्री आगे पॉजिटिव में, इधर 90 डिग्री, यही तो मतलब हुआ ना, है ना। इस IS से 90 डिग्री लीड कर रहा है, इसका मतलब यही ना है। और ये क्या कह रहा हूं, VL है, ये क्या कह रहा है, VL है। क्लियर है चीजें, VL है। ओके, अब ये चीजें आ गया तो एक डायरेक्शन, आप देखो क्या हो रहा है इस सर्किट में, VR कहीं और किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ का वोल्टेज जो VR है वो एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, दूसरा VL जो है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक सर्किट ऐसा है, समझिएगा। अब मैं बता रहा हूँ बेटर वे में बता रहा हूँ आपको। देखो, एक इस पे फोर्स लग रहा है, इसको भी हटाओ, एक इस पे फोर्स लग रहा है और इस पे फोर्स लग रहा है। अगर दोनों यूनिडायरेक्शनल होगा, इस पे 5 न्यूटन का, इस पे 5 न्यूटन का, तो ऑब्वियसली फोर्स बढ़ जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, ऐड होगा। लेकिन कोई कहेगा इस पे 5 का है और इस पे भी 5 का है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या, किस डायरेक्शन में 10 होगा, होगा क्या, कभी नहीं होगा। आपको इधर 5 इधर 5, तो ये कैसे जाएगा, ये देखो, क्या ऊपर जाएगा, नहीं, क्या इधर जाएगा, नहीं। तो हम कहेंगे ये 5 इधर और इधर खींच रहा है, तो ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा, तो ऐसे एंगल बनेगा 45 का, बनेगा कि नहीं। ना तो इधर जा रहा है एग्जैक्ट, ना तो इधर जा रहा है एग्जैक्ट। अगर 5-5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये इधर जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। यानी इसका लाइन कैसे बन रहा है, ऐसे, इसका लाइन कैसे बन रहा है, समझिएगा, ऐसे। ओके, बीचों बीच रिजल्टेंट वही होगा, क्योंकि ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट ऐसे थोड़ा ना कि इधर चला जाएगा, नहीं, ये रिजल्टेंट इसको फॉलो करेगा। अगर दोनों पे फोर्स लगा 5 में, तो ये दोनों खींचता जाएगा इधर इधर। कई बार आप देखोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिमाग में आ गया, कई बार आप देखोगे 2 डिफरेंट चीज़ बंदे हैं और एक साथ कहीं कनेक्ट है किसी चीज़, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, किसी का प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा, वो बीच से निकल जाएगा, है ना। हाँ, किसी एक की तरफ टिलनेस हो सकता है, आप समझिएगा। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे, ये 20 से तभी निकलेगा जब दोनों में फोर्स ज्यादा लग रहा हो। अगर इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, इस पे 5, तो किधर की ओर टिलनेस होगा, समझिएगा। ये तो ज्यादा खींच लेगा, ऐसे एंगल बनेगा, कैसे, ऐसे, स्ट्रेट लाइन ऐसे है, देखिएगा, ये दोनों ऐसे है, लेकिन जब ये जाएगा इधर इस पे 5 और इस पे 10 का, तो ऐसे एंगल बनेगा, ऐसे। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा खींच रहा है, ये कम खींच रहा है, तो ऐसे। अगर ये बहुत ज्यादा हो, ये 50 हो, ये 2 ही हो, तो एकदम सीधे के लगभग करीब जाएगा। अब मान लो यही रेजिस्टिव है बहुत ज्यादा, रेजिस्टिव वोल्टेज बहुत ज्यादा होता और इंडक्टिव कम होता, तो इधर की ओर झुकाव ज्यादा होता। क्लियर है चीजें। तो हम वही कह रहे हैं यहाँ पे कि VL ये है और इधर ये जा रहा है, तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट अभी क्या है, इन्हीं के बीच में बनेगा, हमेशा इतनी दूरी के बीच में रिजल्टेंट बनेगा। या तो ये इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, VR का या VL का, है ना। लेकिन थियोरेटिकली है, अभी मैग्नीट्यूड तो फिक्स ले नहीं रहा। तो हम यहाँ पे एक रिजल्टेंट ऐसे ही बनाएंगे, कैसा रिजल्टेंट कि बनेगा तो भाई हमेशा 90 डिग्री के बीच में ही ना। चलो, तो इसका रिजल्टेंट निकालो। तो जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं तो इस R के पैरेलल में यहाँ पे चलते हैं आगे की ओर, और VL के पैरेलल में यहाँ पे इसके पैरेलल में आगे की ओर बढ़ते हैं। जिस पॉइंट पे मीट कर जाता है, जिस पॉइंट पे मीट कर जाता है उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट VS, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट VS। यानी ये VS उतना ही होगा जितना इस पॉइंट पे यहाँ से VL चलेगा, यहाँ इससे VR चलेगा, अब जो बच गया वही क्या होगा, VS। समझिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहता है कि जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, अगर ये 10 है और ये 10 है तो 20 नहीं होगा, यहाँ 20 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा, √10 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये देखो वेक्टर फॉलो किया, ये किसको फॉलो किया, वेक्टर को, ये वेक्टर को। यानी अगर मैग्नीट्यूड बदला जाए तो VS तो यहाँ है, VS का मैग्नीट्यूड इतना है, जहाँ पे VR ये रहा
और ये क्या है VL। अब बोलो ये इतना ही, क्योंकि पैरेलल में है तो ये बराबर होगा कि नहीं, तो क्या बन गया, ट्रायंगल बना। यहाँ पे भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है, देखिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है हमने इंपीडेंस ट्रायंगल बताया, इंपीडेंस खींचेगा ही खींचेगा, एक रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के एंगल में खींचेगा तो करंट वोल्टेज भी खींचा जाता है उसके साथ, है ना, इन चीज़ों का ध्यान रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगल ऐसा बन गया, ट्रायंगल ऐसा बन गया, यानी ये दोनों जो एंगल है यही फेज एंगल फाई है, ये जो लोड का फेज एंगल है, यहाँ पे फाई क्या है, फेज एंगल ऑफ लोड, लोड का फेज एंगल हो गया, क्योंकि लोड ने ही करंट वोल्टेज, अब क्या होगा, करंट बेचारा और वोल्टेज में ये करंट क्या हो गया, लैग कर रहा है। देखो ये IS है और ये VS है, ये IS है, ये IS है, ये VS है। इसका मतलब कौन ऊपर है, ये पॉजिटिव एंगल पे है या नेगेटिव। इसका मतलब अगर इसको डिफरेंस बोले तो ये तो लीड कर रहा है, लेकिन हमेशा करंट क्या कर रहा है ये बोलना होता है। इसका मतलब इस वोल्टेज के डिफरेंस में करंट बेचारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। और जब इंडक्टिव सर्किट होगा तो हमेशा करंट लैग ही करता है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, लेकिन जब इंडक्टिव सर्किट हो जाए तो हमेशा करंट लैग ही करता है। अब वही हो रहा है। अब इस फेजर से हम बहुत सारी चीज देखेंगे। आई होप यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन नहीं किया तो आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। यहाँ पे अब चलिए एक चीज मैं बोल रहा था, इसका मतलब ये सर्किट सोर्स तो जैसा भी था, अगर प्योर रेजिस्टिव होता तो करंट वोल्टेज सेम फेज में चलता, लेकिन प्योर रेजिस्टिव नहीं, इंडक्टर के साथ रेजिस्टिव है तो ये वोल्टेज ऐसे चल रहा होगा तो करंट बेचारा पिछड़ रहा होगा। करंट क्या कर रहा होगा, इतना फाई एंगल से पिछड़ रहा होगा। क्यों, क्योंकि सर्किट में इंडक्टर है और इंडक्टर हमेशा करंट का विरोध करता है, करंट के सडन चेंज का विरोध करता है। इसीलिए वोल्टेज तो पहले अपियर हो जाता है, करंट पीछे पीछे रह जाता है इन केस ऑफ इंडक्टर। लेकिन इन केस ऑफ कैपेसिटर बेचारा क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, वो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को रोकता है। तो कैपेसिटर में करंट पहले गुजर जाता है, वोल्टेज पिछवा जाता है, इसीलिए वोल्टेज क्या होता है, लैगिंग। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, यानी करंट पहले पहुंच जाता है तो लीडिंग सर्किट होता है, और इंडक्टर के केस में करंट पिछड़ जाता है तो इसलिए लैगिंग सर्किट बोला जाता है। ओके, और लैग कर भी रहा है। तो यहां तक आपने लिख दिया होगा। चलिए मैं थोड़ा चीज और समझा देता हूं, यहां पे हटाता हूं और आगे बढ़ता हूं इसी में। ये है RL सर्किट कैसे रिस्पॉन्स करता है। RL जब लोड इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ होगा तो करंट किस तरीके से बिहेव करेगा, उसका पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ मैं एक बार। VS क्या है, मैग्नीट्यूड। VS यही बताएगा, हम न्यूमेरिकल से भी आपको बताएंगे कि क्या होगा, वो चीज को तो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे फाई क्या है, फेज एंगल। इसका मतलब भी क्या है उसको भी हम बढ़िया से देख लेंगे। इसका मतलब है, देखिए अगर ये वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज है तो करंट कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। अब कोई कहेगा करंट पिछड़ कैसे रहा, लीड क्यों नहीं कर रहा, अरे करंट तो लैग करता है, यहाँ तो देख ही रहा हूँ। यहाँ देखिए इस VS से हमारा जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, रिजल्टेंट इस सर्किट का वोल्टेज तो यही लग रहा है ना जी, रिजल्टेंट वोल्टेज यानी टोटल में जो लगेगा इतना ही खपत होगा, और करंट ही है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच जो एंगल होता है वही होता है क्या, फेज एंगल। अब बहुत बच्चा ये भी कंफ्यूज होता है, सर फेज एंगल तो करंट वोल्टेज के बीच का एंगल है ना, करंट वोल्टेज के बीच का एंगल है, तो ये वोल्टेज ले लें कि ये वोल्टेज ले लें कि ये वोल्टेज ले लें, करंट तो चले एक है, लेकिन कौन सा वोल्टेज ले लें। तो ध्यान रहे, सर्किट में चाहे कितना भी वोल्टेज सोर्स हो, हमेशा रिजल्टेंट वोल्टेज को लेते हैं। क्या, रिजल्टेंट। क्या नहीं, अगर यहाँ 10 है तो 10 से मिलकर यहाँ पे वेक्टर में बटा होगा, तो रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच के एंगल फेज एंगल कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों में ग्राफ कुछ इस तरीके से बना होगा। अब ये देखो, ये अगर वोल्टेज का ग्राफ है तो ये किसका है, करंट का। इसका मतलब इन दोनों के बीच ये फेज एंगल फाई है, लैग कर गया, है ना। इसको कैसा सा, अगर करंट देखो इतना से लैग कर रहा है, इसको लैगिंग सर्किट बोलेंगे। कैसा, लैगिंग सर्किट, CKT कर देता हूं, लैगिंग सर्किट। चीजें क्लियर है। फेज एंगल ये रहा। अब कोई कहेगा कि फेज एंगल तो निकल गया भैया, पावर फैक्टर बताओ, तो आपको कि पावर फैक्टर कोई दिक्कत नहीं, पावर फैक्टर तो हम जानते हैं कॉस फाई होता है, और कॉस फाई, आपको क्या फाई का मान भी बता दो, फाई का मान भी हम बता देंगे। अब समझिएगा, जब अपने को यहाँ फाई पता है, VL पता है, VS पता, VR पता है, ठीक है, VR पता है, VL पता है, तो VS नहीं पता चल जाएगा, VS भी पता चल जाएगा, तो समझिएगा। और VS नहीं भी पता चले तो सिर्फ यही VL और VR भी हो तब भी पता चल जाएगा। फाई में सीधे 10 लगाइए, 10 फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे y/x, y एंगल क्या है, VL/VR, y/x, तो फाई कितना होगा, नहीं निकल जाएगा, फाई बराबर
टेन इनवर्स वी एल बटा वी आर, वी एल बटा वी आर। ओके, ये चीज़ें निकल जाएगा ना। अब इसी को लगा दो यहाँ, तो पावर फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इंटू टेन इनवर्स वी एल बटा वी आर। दिस इज द पावर फैक्टर। और भी निकालने के तरीके हैं। कोई कहेगा सर सीधे लगा दो ना, सीधे लगा दो कॉस थीटा, तो लगा सकते हैं सीधे। पावर फैक्टर का और भी तरीका है, कॉस फाई, और कॉस फाई का लगाइए ना फॉर्मूला यहाँ से। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, होता है कि नहीं, बी बटा एच। बी कौन सा है, बेस, वी आर, वी आर, और एच कौन सा है, वी एस, एच कौन सा है, वी एस। यहाँ चूंकि मेरे पास रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं था, इसीलिए मैं वी एस को नहीं ले रहा था, इस तरीके से निकाला। मान लो आपको सर्किट में यहाँ का 5 वोल्ट दे दे, यहाँ का 10 वोल्ट दे दे, यहाँ का 5 वोल्ट दे दे, यहाँ का 10 वोल्ट दे दे, तो क्या होगा, वैसे कंडीशन में जब पावर फैक्टर डायरेक्ट निकालने जाओगे तो आपको वी आर तो पता है, वी एस तो नहीं पता ना, तो वी एस कैसे निकालेंगे, है ना। वी एस यहाँ का कैसे निकलेगा, क्योंकि कोई ट्रायंगल बना, देखिए ट्रायंगल में इमेजिनरी पार्ट हमेशा वाई एक्सिस पे है, रियल पार्ट हमेशा एक्स एक्सिस पे है। तो कोई आपसे ये भी पूछ देगा कि वी एस का मैग्नीट्यूड बताइए, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हम कहेंगे कि अंडर रूट, ये तो नॉर्मली वेक्टर सम आ गया ना, वेक्टर सम। तो इसका मैग्नीट्यूड कोई निकालने के लिए क्या होगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, ये वैल्यू होगा। ये क्या होगा, इसका वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये सब आपको ध्यान रखना है। क्या है, ध्यान रखना है। एक तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो होता है अंडर रूट वी एल प्लस वी सी का स्क्वायर का होता है। नॉर्मल सम तो नहीं निकला ना, देखो क्या इसको अगर लिखे या वी आर प्लस ये वी एस जोड़ देंगे, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में था, ये तो पर सेम डायरेक्शन में है नहीं, इसलिए वी एस जो ये है दूरी, ये दूरी कैसे निकल जाता है, जब बेस और परपेंडिकुलर का अंडर रूट स्क्वायर करके निकालते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुका है। इसका मतलब ये चीज़ तय है। इस पे मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ ताकि सारे डॉट्स ही क्लियर हो जाए आपको कि एक्चुअली क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, निकाले कैसे जाते हैं, वो सब बता दूंगा, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लें या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, मैं इसको नोट डाउन करके कुछ बेहतर चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना होता है ऐसे सर्किट में। ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होता है, चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ एक बार। चलिए, सपोज दैट कि एक सर्किट है, आपसे कहेगा एक सर्किट है, बड़ा पूछा जाता है, ये सब कॉम्पिटिटिव पॉइंट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन में भी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, एसएससी जेई वगैरह में तो बड़ा फ्रिक्वेंट पूछता है ये सब कुछ क्वेश्चन। कहेगा एक सर्किट है, एक सोर्स है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसमें जो है 5 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ एल जो भी है इसमें आपका 10 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, 5 वोल्ट और यहाँ 10 वोल्ट। ओके, और आपसे पूछेगा बताओ सोर्स वोल्टेज कितना वोल्ट का लगा होगा, सोर्स वोल्टेज कितना वोल्ट का लगा होगा, और ये भी पूछ देगा बताइए इस लोड का, चूंकि लोड तो ये लगा है, लोड तो यही है, सोर्स तो ये है, इसका पावर फैक्टर बताइए। पावर फैक्टर पूछेगा क्या होगा, पूछेगा इसका फेज एंगल, इस लोड का फेज एंगल क्या होगा, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको रिजल्टेंट वोल्टेज कभी 10 + 15 नहीं कर देना। क्यों, क्योंकि एक तो एसी सर्किट है, ये देख के ही पता लग रहा है एसी सर्किट है, और एसी में क्या होता है, इन दोनों का जोड़ जो होगा, और कभी गलती से डीसी दे दे, समझ लीजिए, कभी गलती से डीसी दे दे यहाँ पे, तो तुरंत समझना है कि डीसी के अंदर तो वोल्टेज होगा ही नहीं, क्योंकि करंट रिएक्टेंस इसका 0 हो जाएगा, रिएक्टेंस 0 तो वोल्टेज होगा ही नहीं, है ना। तो ये जरूर यहाँ पे एसी ही होगा। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे वी एस की बात करूँ तो अपने को पता है वी एस इनका वेक्टर और इसका वेक्टर का सम होता है, कभी 15 नहीं हो सकता, कभी 15 वोल्ट नहीं हो सकता, ये तो तुरंत काट देना। तो कितना हो सकता है, तो हम जानते हैं वी एस बराबर जो होता है अंडर वेक्टर सम को फॉलो करता है, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ओके, तो कितना हो गया, 25 + 100 बराबर अंडर रूट 125, अंडर रूट 125, यानी वैल्यू अगर निकालूँ तो 25 × 5√5 वोल्ट, यानी यहाँ जो वोल्टेज सोर्स लगेगा वो कितना वोल्ट का, 5√5 वोल्ट का, 5√5 वोल्ट का। चीज़ें क्लियर है।
कितने का सोर्स लगेगा, 5√5 वोल्ट का। हम एक बार आपको पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर भी बताएंगे, जिससे एंगल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और बेहतर हो जाए, उन चीज़ों को हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तो बस बेसिक चीज़ था, जो क्या है ये चीज़ आपको पता चल गया है ना। कभी 15 वोल्ट नहीं लिखेंगे, 5√5 ही लिखेंगे। ओके ना, हमारे पास है टारगेट क्या कि फेज एंगल कितना होगा। आपको पता है फेज एंगल निकालना है सीधे tan इनवर्स, अगर y के फॉर्म में, y इमेजिनरी एक्सिस है, ये वाला एक्सिस पता हो, ये पता हो, तो सबसे आसान होता है tan लगा देना। क्या लगाना, क्योंकि tan से लगाओ, cos से लगाओ, sin से लगाओ, cot से लगाओ, sec से लगाओ, एंगल तो सबसे वही देगा, है ना, एंगल का वैल्यू तो वही देगा। चलिए हम लगा देते हैं tan इनवर्स y/x। y की दूरी कितनी है इमेजिनरी में 10 वोल्ट, और x की दूरी कितनी है 5। इसका मतलब tan इनवर्स 2 का वैल्यू जो भी है उतना डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। उतना डिग्री, कितने डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी होगा, एक्स वाई जो भी डिग्री आएगा वो आपका एक्स डिग्री में मान लेता हूँ, है ना। ये आपका क्या होगा, फेज एंगल। क्या होगा, फेज एंगल। ओके, tan तो एग्जिस्ट करता है, 2 से ज़्यादा, कितना भी इन्फिनिट तक जाता है tan। साइन कोसना 0 और 1 के बीच लाई करता है। ओके, तो चीज़ें क्लियर है। अगर किसी को लगता हो कि नहीं सर कॉस के साथ डायरेक्ट निकाल लेते ना, कॉस इनवर्स, तो निकालो, फिर v का स्क्वायर अंडर रूट ये आ जाएगा। अगर किसी को इसी में लगता हो और cos फाई वाले तरीके से लगाऊं, cos फाई, तो cos फाई बराबर क्या होगा, b/h, VR/VS। तो अगर फिर अब यहाँ से फाई निकालना है तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स क्या हो जाएगा, VR/VS, VR/VS। अब निकाल लो, VR कितना है और VS तो अपने को निकालना पड़ेगा, ये निकल गया है 5√5, वो लगा दो, तब भी एंगल वही देगा। चीज़ें क्लियर है। चलिए, और cos फाई निकल गया, तो cos फाई निकल गया, अब यहाँ से तो फाई भी निकल गया और यहाँ से cos फाई भी निकाल, कोई डायरेक्ट चाहे cos फाई यहाँ से निकाल दूँ तो क्या कहता है cos फाई, ये पावर फैक्टर को इंडिकेट कर रहा है, पावर फैक्टर को इंडिकेट कर रहा है cos फाई, दिख रहा है ना, दिख रहा है, पावर फैक्टर को इंडिकेट कर रहा है। यानी पावर फैक्टर यहाँ पे cos थीटा, cos फाई लगाऊं तो cos का था b/h, VR/h, हाइपोटेनियस कौन इंडिकेट करता है जी, VS, VR/VS। तो क्या हो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकल गया, VR/VS। तो आपको हो गया VR/VS। VR कितना है जी, ये वोल्टेज देखिए 5, VS कितना है 5√5, एक कैंसिल आउट, तो क्या 1/5, 1/√5। ये क्या हो गया, ये पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का यूनिट क्या होता है, यूनिटलेस। पावर फैक्टर यूनिट क्या होता है, यूनिटलेस, क्योंकि वोल्टेज का रेशियो है ना, रेजिस्टेंस का रेशियो होता है, यानी R/Z होता है, वो भी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे पावर फैक्टर अगर इस सर्किट का निकालना है तो क्या हो गया हमारे लिए, ये पावर फैक्टर भी निकल गया। और एक इंपॉर्टेंट, और कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ देता है क्वेश्चन, मैं उसको बताता हूँ। ये चीज़ें क्लियर होगी ना कि किस तरीके से किस सर्किट का निकालते हैं। थ्योरी हमने किया और तुरंत क्वेश्चन भी बन गया। चलिए एक छोटा सा चीज़ मैं बताता हूँ कि क्या होता है, एक अलग चीज़ बताता हूँ, आप लोग नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ओके, मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहीं से एक और फॉर्मूला बन जाता है, यहीं से एक और फॉर्मूला बन जाता है। देखिए cos फाई को क्या बोला गया है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर है cos फाई। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इस फेजर में लगाएंगे तो आपको VR/VS। अब समझिए VR/VS। अब बताइए VR/VS जब करेंगे तो ये सोर्स के लिए टोटल इम्पिडेंस क्या है, समझिएगा। इस सोर्स के लिए टोटल करंट तो वही IS इंटू यहाँ जब टोटल की बात करें, यहाँ से टोटल देखूंगा तो क्या है IZ। अगर यहाँ पे बात करूँ VR की तो यहाँ पे क्या होगा, इससे करंट IS इंटू R, है ना, यही तो होगा। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ का अगर इसको, चूंकि वोल्ट देखिए करंट तो सीरीज में सेम है ना, करंट हर जगह सीरीज में सेम है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ VS, IS इंटू R। क्या निकलता है नया चीज वो मैं दिखाना चाहता हूँ, IS इंटू R इंटू, अगर नीचे VS सप्लाई वोल्टेज के लिए बात करूं तो ये सप्लाई वोल्टेज तक टोटल इंपिडेंस ले लो यहाँ तक का और करंट ले लो, टोटल वोल्टेज अगर देखेगा तो कहेगा IS तो ठीक है, लेकिन VS के साथ क्या जुड़ेगा Z, क्योंकि इसमें R और XL दोनों है ना, तो ये कहेगा R इंटू Z।
क्यों? क्योंकि ये टोटल का वोल्टेज है और ये इंडिविजुअल का था, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बचा R/Z। सो पावर फैक्टर का अनदर फॉर्मूला जो होता है, पावर फैक्टर का जो अनदर फॉर्मूला cos फाई बहुत के टर्म में होता है, पावर के टर्म में भी पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, RZ के टर्म में भी फॉर्मूला होता है, वोल्टेज का टर्म में RL सर्किट हो तो वोल्टेज के टर्म में भी फॉर्मूला निकल जाता है। ओके, और cos फाई की अगर यहाँ पे कोई बात कर ले तो हम कहेंगे क्या होता है R/Z। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में तो डायरेक्ट उठ के आता है ये सब क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में तो एकदम 100% उठ के आता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। इन जो का ध्यान रहे, पावर फैक्टर कैसे निकाल लेते हैं, फेज एंगल किसी का कैसे निकाल लेते हैं, तो अब डाटा आपको पता चल गया ना, तो थ्योरी और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो आसानी से। हालांकि प्रैक्टिस तो हम बहुत सारा करा देंगे कि रहेगा ही नहीं कुछ भी। आई होप यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों में कोई दिक्कत रहा होगा। नेक्स्ट जब इसको थोड़ा सीरीज को करने में हमको टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे हमको सिखाना था बहुत सारा चीज़, है ना। अब आगे जब बढ़ेंगे RC सर्किट, RLC सर्किट, थोड़ा रिजोनेंस में टाइम लगेगा, फिर पैरेलल में बढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं लगना। पहला चीज़ को आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में करना है, फिर आगे तो हम बढ़िया से सिखा लेंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम रहा होगा, फिर भी कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ओके, गुड लक।